हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेज रेस्पॉन्स एंड ट्रांसफ़र फंक्शन। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा। तो आपके पास जो भी एलसीआर सर्किट होता है उसमें उसकी जो इम्पेडेंस है उसको निम्न तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे वो देखना। एलसीआर सीरीज सर्किट इम्पेडेंस is written following as। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? Z इक्वल टू R प्लस जे ओमेगा L माइनस ओमेगा C। ये आपके पास इम्पिडेंस को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं x बराबर z बराबर x आयोटा y। ठीक है, वेयर जो जहाँ पर x होता है रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, और y इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर होता है। तो वैसे ही यहाँ पर z है, r इसमें रियल नंबर है, रियल फंक्शन है, किसी भी सर्किटरी में रियल फंक्शन है। ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का IIT जैम के लिए रहता है टॉपिक। इसमें करीब करीब IIT जैम का टॉपिक रहता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, और करीब 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें IIT जैम 2016 और 17 और 2014 में लगातार 2016 और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, और एक 2014 में इस तरीके जो टॉपिक है फेज रेस्पॉन्स एंड ट्रांसफर फंक्शन, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखिएगा। ये हम LCR सीरीज सर्किट में लगाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसमें x अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास बात करें तो z बराबर x प्लस आयोटा y। ठीक है, x आपके पास रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर आपके पास y है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखने का प्रयास करूं तो देखिएगा मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखता हूं मैं इसका। तो मैग्नीट्यूड लिखने का प्रयास करूं तो मैग्नीट्यूड z का कैसे लिखता हूं? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं एंगल लिखने का प्रयास करता हूं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो फाई बराबर टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अगर इसके लिए ही पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए ही मैं फाइव एंगल लिखना का प्रयास करूं तो फाइव बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख पाऊंगा LCR सीरीज सर्किट में। अगर मैं इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड और इसका फंक्शन लिखने का प्रयास करूं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिखने का प्रयास करूं, तो वो कैसे लिखूंगा वो देखना। ठीक है, वो एक बार देखने का प्रयास करना, वो मैं किस तरीके से लिखता हूँ। तो देखिएगा भाई, वो मैं किस तरीके से लिखता हूँ वो देखना। तो आपके पास ये z है और इसका मैग्नीट्यूड लिखने का प्रयास करूँ तो आपके पास क्या होगा? रूट R स्क्वायर प्लस ये आपके पास ओमेगा L माइनस ओमेगा C का स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। एंगल लिखने का प्रयास करूं तो यहां पर टेन इनवर्स रियल पार्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऊपर आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऊपर आएगा और रियल पार्ट नीचे आएगा, रियल पार्ट नीचे आएगा। ठीक है, तो फाइव बराबर ये हो गया। तो मैं लिखने का प्रयास करूं तो किस तरीके से लिखूंगा तो देखोगे,
तो फाइव बराबर किस तरीके से लिखूंगा, टेन इनवर्स जो इमेजिनरी पार्ट है वो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी है, तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ठीक है, और रियल पार्ट क्या है इसमें, आर है, तो ये ले लीजिए रियल पार्ट आर। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इतना लिख के चलोगे। फिर आगे मैं इसमें बात करना चाहूं तो आगे मैं किस तरीके से इसमें बात करूंगा वो देखोगे। ठीक है, आगे इतना नोट कीजिए, फिर आगे अपन किस तरीके से बात करते हैं वो देखोगे, किस तरीके से इसमें हम चर्चा करते हैं, किस तरीके से हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको ड्रॉ करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करें इसे, एक्स वाई प्लेन जो है अपने पास उसमें ड्रॉ करें। तो किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं तो वो देखिएगा। ठीक है, वो देखिएगा। तो देखिए भाई, इसको मैं मिटा देता हूं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी एक्स वाई प्लेन है उसमें किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो देखिएगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो एक बार देख के चलोगे। तो आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये रियल पार्ट की लाइन हो गई, मतलब रियल पार्ट की एक्सिस हो गई, रियल पार्ट की। ठीक है, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट की एक्सिस हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ लूँ तो यहाँ एंगल थीटा लूँगा, इसमें लूँ तो 180 माइनस थीटा लूँगा, इसमें लूँ 180 प्लस थीटा लूँगा, और इसमें लूँ माइनस थीटा लूँगा अगर एंगल की बात की जाए। अगर मैं इसमें जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी बात करूँ तो ए रियल नंबर को मान लूँ और कॉम्प्लेक्स नंबर को बी मान लूँ, तो जेड को इस तरीके से लिखूँगा। इस पार्ट में जेड को किस तरीके से लिखूँगा, जेड बराबर इसमें ये एक्स मान लीजिए, ये y मान लीजिए, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ए बी मान रहा हूँ तो ए बी मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहा हूँ z बराबर a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो यहाँ पर a नेगेटिव होगा और आयोटा b ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में मैं बात करूँ तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ y भी आपके पास जो b है यहाँ माइनस b होगा और यहाँ पर माइनस ए था, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो z बराबर माइनस ए माइनस आयोटा बी। इसमें मैं बात करूँ इस सिस्टम में तो आपके पास z बराबर a तो पॉजिटिव और ये आयोटा बी नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकेंगे। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया। आगे चले भाई, तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा। नोट कर लिया हो तो आगे चले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे किस तरीके से बढ़ते हैं वो देखिएगा। आपके पास अपन ने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा z बराबर a प्लस आयोटा b। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। मैग्नीट्यूड लूँ तो इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। परंतु अगर एंगल की बात करूं तो फाइव बराबर tan इनवर्स b अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ही कुछ फंक्शन ले लूं, z प्राइम ले लूं, यानी 1 प्लस आयोटा b ले लूं, तो किस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा वो देखना। तो इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, z का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड लिख दूँ। एंगल की बात करूं तो फाइव बराबर माइनस tan इनवर्स
बी अपॉन ए। ठीक है, लिखूंगा वैसे ही बी अपॉन ए ही होगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, परंतु ये अपॉन में तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, और मैं लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ z डबल प्राइम, तो ये हो जाएगा ए प्राइम प्लस आयोटा बी प्राइम अपॉन ए प्लस आयोटा बी। तो इसके लिए मैं अगर लिखना चाहूँ मैग्नीट्यूड, इसका जो एंगल है फेज रेस्पॉन्स जिसे हम बोलते हैं, वो लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, टेन इनवर्स बी प्राइम अपॉन ए प्राइम माइनस, इसके लिए माइनस लगाऊंगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, बी अपॉन ए ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिएगा, इसको 3 एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें भाई, नोट कर लीजिए इतना, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी प्राइम अपॉन ए प्राइम अपॉन टेन इनवर्स बी अपॉन ए, कुछ इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करके चलिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए भाई इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा किस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा। किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा। ये आपके पास क्या आ गया, एक अपन ने निकाल लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखते हैं, फेज रेस्पॉन्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो आपके पास 3 वैल्यू आप याद रख करके चलोगे, कौन कौन सी वो 3 वैल्यू हो सकती हैं वो देखिएगा। आपके पास एक होगी टेन इनवर्स, जीरो की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 या 45 डिग्री। ठीक है, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू याद रख के चलोगे, काम में आएंगी π/2 या 90। ठीक, ये आप याद करके चलोगे, फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गेन की, गेन इन डेसिबल। ठीक है, गेन इन डेसिबल की बात करते हैं, तो गेन इन डेसिबल की किस तरीके से बात करते हैं देखिएगा। गेन इन डेसिबल, ठीक है, गेन इन डेसिबल की किस तरीके से बात करते हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले गेन की बात करते हैं, इसमें गेन को किस तरीके से डिनोट करेंगे। ये जो टॉपिक है ओपैम्प में भी काम आएगा और ट्रांजिस्टर में भी काम आएगा। ठीक है, दोनों टॉपिक में आपके पास ये टॉपिक काम आएगा, तो देखिएगा किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। तो गेन इन डेसिबल में चर्चा करते हैं, तो गेन की सबसे पहले बात करते हैं इन सर्किट V output voltage ratio of in the circuit output voltage and input voltage का रेशियो। ठीक है, in the circuit the output voltage and यहां पर लिख सकते हो इन द सर्किट रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। जो गेन को अपन शो करते हैं
वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट में शो करते हैं। ठीक है, ये आपके पास गेन की परिभाषा होती है कि आप किसी भी रेशियो में वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट को शो करोगे, वो आपके पास गेन होगा। अगर गेन को डेसिबल में शो करना चाह रहे हो तो गेन को डेसिबल में किस तरीके से शो करोगे, 20 log 10 और वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, इस तरीके से गेन को डेसिबल में शो कर दोगे। ये आपके पास गेन इन डेसिबल आ जाएगा। ठीक है, गेन इन डेसिबल आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट करके चलिएगा, गेन इन डेसिबल आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, गेन है, गेन। ठीक है, और ये आपके पास गेन इन डेसिबल आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट करके चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिएगा भाई, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे कुछ गेन लिख लेते हैं। तो गेन की परिभाषा में कुछ लिख लेते हैं, तो देखिएगा। तो गेन आपके पास गेन को अपन लिखेंगे किस तरीके से, वो देखिएगा। गेन को अपन लिखेंगे वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगा, और गेन इन डेसिबल यहाँ लिखूँगा, गेन इन डेसिबल यहाँ लिखूँगा। ठीक है, और इसकी जो सोल्व वैल्यू है वो यहाँ लिखूँगा। सबसे पहले लिख रहा हूँ 0.1, तो 20 log 10.201। अगर इसको सोल्व करोगे तो -10 dB आ जाएगा। ठीक है, आगे 0.5 को लिखोगे तो log 10 0.5, तो इसको सोल्व करोगे तो -6 dB आ जाएगा। वैसे आपके पास ये आता है -6.02 dB। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 1/√2 यानी 0.7.7, इसको लिखोगे तो 20 log 10 1/√2, तो इसका गेन लिखोगे तो -3 dB आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नोट कीजिए इतना, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब गेन को आगे हम बढ़ाएं तो गेन आपका किस फॉर्मेट में होगा, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट के फॉर्मेट में होगा। तो आपके पास जो गेन था अपन ने कहाँ तक कर लिया था, 1/√2 तक कर लिया था। तो आपके पास वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू अब आ रही है 1। ठीक है, 1 आ रही है। ठीक है, आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है, और वी इनपुट बटे वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, एक 10 आ रही है। तो किस तरीके से करेंगे इन दोनों को, देखिएगा, गेन इन डीबी। ठीक है, तो गेन इन डीबी क्या आएगा, 20 log, ये नॉर्मली आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। 1, तो इसकी तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो और 10 की लिखोगे 20 log 10, तो 10 के बाद में एक शून्य है, तो आपके पास इसकी वैल्यू 10 क्या हो जाएगी, 20, क्योंकि एक शून्य है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 20 आ जाएगा। और आगे बात करूं मैं गेन में, आपके पास किसकी बात करूं, 10 आ गया अपने पास, और नेक्स्ट अपन एक और वैल्यू ले लेते हैं 2, गेन की वैल्यू अपन ले लेते हैं 202। तो इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिएगा 20 log 2, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 dB। इतनी वैल्यू आपके लिए काफ़ी है याद करने के लिए। ठीक है, इतनी वैल्यू आप याद रख सकते हो। ठीक है, इतनी वैल्यू आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट अपन चलें तो अपन आगे चलते हैं, देखिएगा आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। ये वैल्यूज़ हैं, तो हम इसे एग्ज़ाम में बहुत बार लिख देता है, परंतु यहाँ तो अपन को
याद ही करनी पड़ेंगी, देख के करो चाहे किस तरीके से करो, अपने को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आगे सर्किटरी में बात करें तो सर्किटरी में आपको किस तरीके से बात करते हैं, तो एक जरूरी सूचना आप याद रखोगे, इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से याद रखोगे, ये आपका R1 रेजिस्टेंस, ये सर्किट में R2 रेजिस्टेंस, ये ग्राउंडेड, और यहाँ से मैं इसको V वोल्टेज प्लस माइनस अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको भी मैं ग्राउंडेड कर रहा हूँ। तो याद करोगे, एक बार रुकना। ठीक है, तो आप इसको याद करोगे। तो गेन इन डेसिबल को तो मिटा देता हूं अब। ठीक है, तो देखिएगा आगे किस तरीके से याद करोगे इसको। तो आपके पास यहाँ पर KVL लगाइए, माइनस वी प्लस I1 R1 प्लस I2 R2। तो KVL लगाता हूँ, कैसे हूँ मैं, KVL लगाता हूँ तो KVL को आपके पास क्या होगा, टोटल वोल्टेज को 0 के बराबर लिखूंगा, KVL का मीन होता है। यहाँ मैंने पहली पॉसिबिलिटी ली, यहाँ प्लस माइनस पहली पॉसिबिलिटी, यहाँ प्लस माइनस पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो V बराबर I R1 प्लस I R2। ठीक है, इसमें से I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R1 प्लस R2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी। परंतु मुझे R1 के अक्रॉस ड्रॉप देखना है, कितना ड्रॉप होगा R1 के अक्रॉस, वो देखोगे। R1 के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा वो देखोगे। किस तरीके से R1 के अक्रॉस ड्रॉप निकालेंगे। ये तो करंट आ गया, तो इसको कहीं रख देते हैं। जो अपन ने KVL लगाया उसके कारण जो करंट आया, I बराबर V अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब किसके अक्रॉस करंट देखना है, R1 के अक्रॉस करंट देखना है। तो किस तरह से देखोगे R1 के अक्रॉस करंट, वो देखोगे। तो आपके पास R1 के अक्रॉस करंट किस तरीके से देखोगे, तो वो देखोगे। तो देखिएगा R1 के अक्रॉस करंट किस तरीके से निकालते हैं। तो आपके पास R1 के अक्रॉस V1 वोल्टेज और I R1 जो वोल्टेज है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो I R1, तो V1 आपके पास क्या आ जाएगा, I की जगह क्या लिख दूंगा, ये वैल्यू, तो V अपॉन R1 प्लस R2, ये R1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसकी जगह पुटअप करूं, I V2 I R2, तो आपके पास V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I R2, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू V R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये V1 की वैल्यू, ये V2 की वैल्यू नोट करके चलोगे। इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग अपन करने वाले हैं, इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग अपन करने वाले हैं। ठीक, देखोगे किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। इस चीज का जो अपन इस्तेमाल है V1 V2, तो V2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये आएगी और V1 के अक्रॉस वोल्टेज ये आएगी। इस चीज का अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिएगा किस तरीके से इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भाई, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया हो तो उम्मीद कर रहा हूँ नोट कर लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज का अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। टॉपिक बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। तो देखिएगा इस चीज का हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। देखिएगा, तो अपन अगर इस चीज का इस्तेमाल करें, तो अभी जो इस्तेमाल किया था इसको अगर R1 माने, इसको R2 माने, ठीक है, और इसको हम वोल्टेज V1 दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और ये आपके पास V आउटपुट हो गया। ठीक है,
तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, ये R2 हो गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो V जो इसके अक्रॉस अपन को वोल्टेज मिलेगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वही आउटपुट की वोल्टेज मिलेगी। जो इस पॉइंट, इस टर्मिनल है, ये जो नोड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी, वही आउटपुट मिलेगी। तो आउटपुट कितनी होगी, R2 V इनपुट अपॉन R1 अपॉन R2। पहले वाला जो रूल है वही मैंने यहां पर अप्लाई किया है, V आउटपुट इक्वल टू R2 V इनपुट अपॉन R1 प्लस R2। अगर मैं इसकी जगह कोई भी इंपेडेंस लगा दूं, रजिस्टिव इंपेडेंस लगा दूं या फिर रजिस्टिव इंपेडेंस लगा दूं तो R लिखूंगा, कैपेसिटिव इंपेडेंस लगा दूं तो कुछ भी Z1 Z2 लिखूंगा, और इंडक्टिव इंपेडेंस लगा दूं तो तब भी Z1 Z2 लिखूंगा। तो किस तरीके से इसका यूज करूंगा वो देखोगे। V इनपुट ये आपके पास हो गया है और ये आपके पास क्या हो गया है, V आउटपुट। ठीक है, तो मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, V आउटपुट Z2 इंपेडेंस V इनपुट अपॉन Z1 प्लस Z2। पहले वाला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने लिखवाई थी, उसी का ही हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी का ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। अब मैं कुछ चेंजमेंट करके चलूँ तो किस तरीके का चेंजमेंट करूँगा। सबसे पहले मैं कैपेसिटिव इंपेडेंस को लिख लूँ, और फिर मैं इंडक्टिव इंपेडेंस को लिख लूँ, फिर रजिस्टिव इंपेडेंस को लिख लूँ। तीनों को किस तरीके से लिखूंगा वो एक बार देख के चलोगे। ठीक है, तो देखिएगा भाई। तो पहले उनको लिख लूं, फिर एक अच्छा सा सर्किट बना के इसको सोल्व करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा सर्किट बनाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से हम सर्किट बनाते हैं और किस तरीके से इस सर्किट को सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, किस तरीके से सर्किट बनाते हैं वो देखिएगा। देखिएगा किस तरीके से सर्किट बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, सर्किट को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, सर्किट किस तरीके से बनाते हैं वो देखिएगा। तो आपके पास एक सबसे पहले लिखते हैं रजिस्टेंस Z बराबर R लिखते हैं, क्योंकि रियल फंक्शन में इसको काम में लेते हैं। तो इम्पेडेंस के तौर पे लिखें तो तब भी R लिखेंगे। अब कैपेसिटेंस को लिखें तो आपके पास Z बराबर XC बराबर 1/j⍵c। तो इसको क्या लिखेंगे, अगर इसका मोड लिखूं, XC का मोड लिखूं, आपके पास 1/ω⍵c। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। परंतु अगर हम इसका मोड लें तो अपन कॉम्प्लेक्स पार्ट को नेगलेक्ट करके चलते हैं, बिल्कुल ही नेगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो देखिएगा। अभी आपके पास कैपेसिटेंस आ गया, इंडक्टेंस कैसे लिखेंगे, तो इंडक्टेंस कैसे लिखेंगे, XL इंडक्टेंस कैसे लिखेंगे, XL बराबर ⍵L इक्वल टू j⍵L इक्वल टू, ये तो आ गया। इसका अगर मोड लिखना चाहूँ मैं मोड लिखना चाहूँ तो मोड किस तरीके से लिखूंगा, XL का मोड बराबर ⍵L इक्वल टू Z का मोड। ठीक है, इस तरीके से इसका मोड लिखूंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट चलें भाई। अब इतना नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आगे चलें तो देखिएगा आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। अब एक बड़ा सा सर्किट लेके चलें तो उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो एक सबसे पहले मैं बात बता दूं लाप्लास फ्रीक्वेंसी की। सबसे पहले इसमें मैं बात बताना चाहूंगा लाप्लास फ्रीक्वेंसी की। तो हेडिंग डालोगे लाप्लास फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो आप हेडिंग डालोगे लाप्लास फ्रीक्वेंसी की आप हेडिंग डालोगे। तो लाप्लास फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मैं बात करूंगा वो देखोगे। हेडिंग डालोगे लाप्लास फ्रीक्वेंसी,
लाप्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लाप्लास फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो आपके पास ये होगी जे ओमेगा बराबर एस, लाप्लास फ्रीक्वेंसी होगी जे ओमेगा। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको हम एस से डिनोट करते हैं लाप्लास फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से। बस इसका मेन यूज लाप्लास फ्रीक्वेंसी का इतना ही है। जे ओमेगा जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में होती है, उसे हम लाप्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। इतना नोट करके चलिए, जे ओमेगा जहां भी मिलेगा अपन वहां पर एस लिख देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, एस इसलिए लिखते हैं कि ज्यादा सरल बनाने के लिए जो आपके पास डेरिवेशन है, जो हम कर रहे हैं, चीजों को हल कर रहे हैं, जे ओमेगा ये सबको मिला के एस लिख दीजिए, सबको मिला के एस लिख दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगी, लाप्लास फ्रीक्वेंसी। और आपके पास जो है गेन है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, याद रखिए। अगर गेन का मोड लेना है तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का मोड ले लीजिए। यही ट्रांसफर फंक्शन होता है, मोड ऑफ गेन आपके पास क्या होगा, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का जो मैग्नीट्यूड ले लोगे वो आपके पास क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन। और फेज रेस्पॉन्स क्या होगा, फाई इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, आपके पास क्या हो जाएगा, फेज रेस्पॉन्स। और ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। फिर ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड्स अपन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर अपन कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आनी है, एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आनी है। और हर एक फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड के जो डायग्राम्स हैं, गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो फेज ट्रेजेक्ट्री है उसको शो करने का हम प्रयास करेंगे। और वैसे ही हम गेन को और जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेकर फेज ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे। उसके बाद में अपन बनाएंगे जो फेज ट्रेजेक्ट्री है, जो आपके पास अगला जो ग्राफ है उसमें हम बनाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फेज और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में। देखिएगा उस हद तक कैसे पहुंचते हैं और कैसे उसके डायग्राम होते हैं, और डायग्राम को किस तरीके से सोल्व करते चलते हैं, हर एक स्टेप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट ले रहे थे वो ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपके पास Z1 है और यहाँ पर आपके करंट दो जगह डिवाइड होता है। ये आपको बनता है Z2, ये बनता है Z3, और ये आपके पास क्या हो गया, V इनपुट, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, V आउटपुट। ये आपके पास क्या आ गया, V आउटपुट, ठीक है। तो देखिएगा V आउटपुट क्या होगा, V आउटपुट क्या होगा, इसका जो ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उसको कैसे लिखोगे, Z2 Z3 अपॉन Z2 अपॉन Z3, ये आपका इसका लिखोगे। तो V आउटपुट कैसे लिखोगे, Z2 ये पूरा लिखोगे सबसे पहले, तो Z2 Z2 प्लस Z3 V इनपुट अपॉन ये जोड़ोगे Z2 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z1 तो नहीं आएगा, Z2 अपॉन Z3 और प्लस ये वाला Z1। तो देखोगे ये वाला Z1, ये आपके पास V आउटपुट आ गया। अगर इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व करके भी इसे लिख सकोगे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर दो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसमें कैपेसिटेंस भी हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी हो सकता है, किस तरीके का भी आपके पास हो सकता है। अब नेक्स्ट चलिए, अब कुछ एक सर्किट ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और किस तरीके से निकालते हैं वो देखोगे। इतना नोट करके चलोगे, फिर किस तरीके से निकालते हैं वो देखोगे, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से अपन निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं तो देखिएगा, क्वेश्चन है वो आपका मैं बता देता हूं कैसा क्वेश्चन है। तो देखिएगा आपके पास जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट देयर मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स, एक क्वेश्चन करवा देता हूं।
फाइंड आउट, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, देखिएगा। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स एंड फेज रेस्पॉन्स phase response of the given circuit, of the given circuit also write down the transpose function of, एक बार रुकना, हाँ देखिएगा भाई, ये सवाल है आपके पास, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स एंड फेज रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन सर्किट, राइट डाउन द ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस सर्किट। तो ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है और ट्रांसफर फंक्शन निकालना है और मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स और फेज रेस्पॉन्स के सर्किट आपको बताना है। तो किस तरीके से निकालोगे वो देखोगे। ये आपके पास ये कैपेसिटिव है, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखूं, ट्रांसफर फंक्शन लिखूं किस फॉर्मेट में, जे ओमेगा फॉर्मेट में लिखूं, तो इसे फूरियर ट्रांसफॉर कहते हैं, इसे फूरियर फॉर्मेट कहते हैं या फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे S बराबर जे ओमेगा लिख दूं इसकी जगह, तो ये आपके पास लाप्लासियन फॉर्मेट, ठीक है, लाप्लासियन फॉर्मेट होता है। तो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं वो देखिएगा, ठीक है, किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं वो देखिएगा। तो देखिए भाई, इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, पहले से वी आउटपुट निकालते हैं। तो वी आउटपुट किस तरीके से निकालते हैं वो देखिए। तो आपके पास वी आउटपुट बराबर, ये इसकी जगह क्या है, 1/j ओमेगा सी वी इनपुट अपॉन R प्लस 1/j ओमेगा सी, ठीक है। जे ओमेगा को S लिख दीजिए, वी आउटपुट इक्वल टू 1/SC वी इनपुट अपॉन R प्लस 1/SC, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिए। वी इनपुट को यहां डाल दीजिए, तो डालते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले ये अगर क्वेश्चन उतार लिया तो मिटाते हैं अपन, और यहां पर चीजें डालने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से हम डालते हैं। तो देखिए भाई, आपके पास वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ये S का फॉर्मेट है, ठीक है। और ये क्या जाएगा आपके पास, मैं इसे सोल्व करूं तो 1/SC अपॉन RSC प्लस 1/SC, ठीक है। SC ऊपर चला गया तो ये कट जाएगा। तो किस तरीके से कटेगा वो देखिएगा। इस सर्किट को भी मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से कटेगा। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन S के फॉर्मेट में, ठीक है। ये हो जाएगा 1/SC RSC प्लस 1 मल्टीप्लाई SC, तो SC से SC कट गया। तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास क्या आ गया, 1/RSC प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखने का प्रयास करूं तो मैग्नीट्यूड देखिएगा किस तरीके से लिखता हूं। तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखता हूं वो देखिएगा। मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखता हूं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख के 1/j ओमेगा का मैग्नीट्यूड लिखता हूं। पहले इसको j ओमेगा के फॉर्मेट में लिखता हूं, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं।
तो 1/r j⍵c+1। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, j⍵ का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। तो देखिएगा 1/1 प्लस √1+r²ω²c², जे तो हट जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स आ गया ट्रांसफर फंक्शन का। अब नेक्स्ट में चलूँ, आपके पास फाई, तो टेन इनवर्स रियल पार्ट, तो इसका माइनस लगा दूं मैं यहाँ, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस लगा दिया क्योंकि ये नीचे है। तो रियल पार्ट सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है r⍵c, और रियल पार्ट क्या है 1। तो आपके पास फाई बराबर क्या आ जाएगा, -tan इनवर्स r⍵c, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ये आ गया मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स, ये आपके पास आ गया ये आपके पास आ गया फेज रेस्पॉन्स, और ये आपके पास आ गया ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया, j⍵ में ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक है, इसके ग्राफ की बात करें तो किस तरीके से करेंगे, इसको मैं अलग लिख लेता हूं दोनों को। तो t बराबर j⍵ बराबर 1/√1+r²ω²c², और इसको लिखने का प्रयास करूं तो फाई बराबर -tan इनवर्स ω/RC। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। ये आपके पास j⍵ आ गया, ये फाई आ गया। ठीक है, तो आगे चलें, तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा। ओमेगा बराबर 0 पे, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया ना, तो ओमेगा बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है, ट्रांसफर फंक्शन का। ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है, तो ओमेगा बराबर 0 लिख दीजिए। तो आपके पास टी j⍵ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ओमेगा बराबर क्या लिख दीजिए, 1/RC। तो 1/RC लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, टी j⍵ का मैग्नीट्यूड। तो देखिएगा 1/√1+r²c², 1/r²c² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2, यानी 0.727। यानी अगर मैं गेन की बात करूं तो आपके पास गेन क्या जाएगा, -3 dB। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करूं ओमेगा बराबर इनफाइनाइट की, तो टी j⍵, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√1+∞, तो 1+∞ क्या आ जाएगा, 1/∞, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक, ये आपके पास j⍵ है, ट्रांसफर फंक्शन है, ये ओमेगा की अपन ने पर्टिकुलर वैल्यू पे इसको चेक किया है। तो देखिएगा इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। यहां बना रहा हूं मैं इसका ग्राफ, तो देखिएगा, यहां लिख दीजिए इसे। ठीक है,
1/∞ तो ये 0। तो ग्राफ बना रहा हूँ मैं, देखिएगा ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास 1/√2 हो गया, ये आपके पास 0 हो गया। ठीक है, ये आपके पास 1 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपके पास ओमेगा हो गया। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। और ग्राफ बनने पर ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास ओमेगा बराबर 0.-3 dB आएगी, डेसिबल में इसका गेन आएगा। इस पॉइंट पर जो गेन अपन लिख रहे हैं वो कितना आ जाएगा, -3 dB। -3 dB आपके पास गेन हो जाएगा, जो डीके होगा, क्योंकि जैसे गेन आ जाएगा, माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि डीके हो रहा है। गेन आपके पास क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, तो डीके हो रहा है, ये फंक्शन ही आपके पास क्या होगा, डीके हो जाएगा। जी ओमेगा का जो फंक्शन है, जो आर और सी लगाएंगे, ओमेगा और ये आपके पास गेन है, ये आपका इस तरफ गेन चल रहा है, इस तरफ आपका गेन चल रहा है, और इस तरफ आपका क्या चल रहा है, ओमेगा चल रहा है। तो जैसे ही ओमेगा -3 dB आ जाएगा तो डीके हो रहा है, ये ग्राफ भी डीके हो रहा है, तो आपके पास गेन भी इसमें क्या होगा, डीके होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, और ये ओमेगा पर डीके लिख सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। फिर अपन फाई का रेस्पॉन्स नोट कीजिए भाई, फिर फाई का रेस्पॉन्स बनाते हैं। ठीक है, फिर फाई का रेस्पॉन्स बनाते हैं। तो फाई का रेस्पॉन्स किस तरीके से बनाते हैं, तो देखिएगा, नोट कीजिए। नोट कर लिया हो तो अब आगे चले। अब फाई का रेस्पॉन्स बनाते हैं, तो फाई का रेस्पॉन्स किस तरीके से बनाते हैं वो देखिएगा। फाई का रेस्पॉन्स किस तरीके से बनाते हैं वो देखिएगा। यही ले लीजिए, ओमेगा बराबर 0 ले लीजिए, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई बराबर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा बराबर 1/RC ले लीजिए, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर 1/RC ले लिया, तो 1/RC 1 आ गया, तो -45 आ गया, यानी -π/4 आ गया। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, ओमेगा बराबर इनफाइनाइट ले लीजिए, तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, माइनस का -90 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास होगा। ये 0, ये 45, माइनस का ये 45, 90, ये आपके पास अपन ने क्या ले लिया, ये फाई ले लिया। इस तरफ फाई जो आपके पास फेज रेस्पॉन्स है, ठीक है, इस तरफ फेज रेस्पॉन्स ले लिया, और इस तरफ अपन ने ओमेगा ले लिया, ओमेगा ले लिया। तो ये ओमेगा बराबर 1/RC कुछ इस तरीके से डिके हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके पास डिके हो जाएगा। ठीक है, 1/ओमेगा बराबर 1/RC। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास डिके हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चले। नेक्स्ट एक डायग्राम और सीख लेते हैं, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक डायग्राम और सीख लेते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। इसका ट्रांसफर फंक्शन वगैरह लिख लेते हैं इसका, तो किस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं वो देखिएगा एक बार। ठीक है, एक बार रुकिएगा।
ठीक है। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं वो देखिएगा। एक डायग्राम और ले लेते हैं, ये सी, ये आर, ये आर, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ये आउटपुट, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, सी आर, ये वी इनपुट, ये वी आउटपुट। तो क्या आ जाएगा, ये आर हो गया, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वी इनपुट 1/j⍵c प्लस आर, ठीक है। ये इनपुट हो जाएगा। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, वी इनपुट बटे j ओमेगा में है, तो आर वी इनपुट 1/j⍵c प्लस आर, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपन लिख लेंगे। और ट्रांसफर फंक्शन में अगर एस के फॉर्मेट में लिखें ट्रांसफर फंक्शन को, आर एनर्जी रखिए, पावर रखिए अपने पढ़ने की, तो देखिएगा एस सी प्लस आर, ठीक है, एस सी आर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, तो फटाफट नोट कर लिया हो तो आगे चलें। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो आर वी इनपुट, पहले मैग्नीट्यूड अभी लिखा कहाँ है, इसको तो वी आउटपुट ही पर रहने दीजिए, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो देखिएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, तो आर अपॉन 1 प्लस आर एस सी, आर एस सी 1/RSC, और ये एस सी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, इसको एस के फॉर्मेट में लिखा है तो 1/SC तो ऊपर चला जाएगा, RSC फिर SC ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास RSC 1/RSC, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो j ओमेगा में लिख लीजिए, इसे j ओमेगा में लिख लीजिए, तो j ओमेगा RSC अपॉन 1/j⍵RSC, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिएगा मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखते हैं, टी जे ओमेगा बराबर, ये हो जाएगा आपके पास क्या 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 क्या, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट, और नीचे क्या हो जाएगा 1/ओमेगा² आर स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट। तो ये तो हो जाएगा ओमेगा आर सी अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड लिखा है अपन ने उसको थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करें तो किस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास 1/√1 प्लस ओमेगा आर सी नीचे चला जाएगा, तो 1/ओमेगा आर सी, ये तो स्क्वायर में चला जाएगा, जब नीचे जाएगा तो रूट में जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1/ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ये आपके पास आ जाएगी टी जे ओमेगा के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, टी जे ओमेगा के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके जो ग्राफ हैं ओमेगा बराबर 0 पे, ओमेगा बराबर 0 पे, ओमेगा बराबर 1/RC पे, ओमेगा बराबर इनफाइनाइट पे, आप खुद बना लीजिए दोनों, मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स और फेज रेस्पॉन्स। ठीक है, सिखा दिए एक बार किस तरीके से बनेंगे, अब आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलें, नोट कर लिया हो तो। एक सवाल और ले बढ़िया सा, तो देखिएगा, लंबी रखते हैं क्लास थोड़ी।
क्योंकि जो सवाल आए हुए हैं वो कुछ इसी बेस पे आते हैं सवाल। आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन पूछ लेता है, कभी मैग्नीट्यूड पूछ लेता है ट्रांसफ़र फंक्शन का, कभी फेज रेस्पॉन्स पूछ लेता है। इस तरीके से ग्राफ कभी नहीं पूछे आज तक, ग्राफ कभी नहीं पूछे। ग्राफ देखकर आपके पास फेज रेस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दे के पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे किस तरीके से एक सवाल और लेते हैं, तो देखिएगा एक सवाल और किस तरीके से लेते हैं। एक जो सवाल है आपके पास बहुत अच्छा सवाल है, वो देखिएगा। इसमें भी सी लगा है और इसमें भी आपके पास सी लगा है, और ये वी इनपुट, ये आपके पास वी आउटपुट। तो आपके पास कैसे बनेगा, वी आउटपुट बराबर वी इनपुट J1/J ओमेगा सी अपॉन 1/J प्लस 1/J। ठीक है, J दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, एक ही है J तो 1/J मल्टीप्लाई में दोनों में 2 आ जाएगा, कट जाएगा, तो वी आउटपुट बराबर वी इनपुट बाई 2। इसमें कोई न फेज रेस्पॉन्स बनेगा, न कोई डायग्राम बनेगा, न कुछ बनेगा, बस इतना ही ये सोल्व होगा। ठीक है, दोनों जगह आपके पास सी लगे हैं सब। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट किस तरीके से चलते हैं। इसको ओपैम्प में अगर हम पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम में आएंगे, तो इसलिए बता दिए हैं। ठीक है, और आते भी हैं, ये 2 नंबर का IIT JEM में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिएगा जो नेक्स्ट सवाल है अपना, वो देखिएगा एक बार। जो नेक्स्ट सवाल है वो देख लीजिए। ये आपके पास R हो गया, एज ए होमवर्क देंगे इसको। ये R हो गया, ये C हो गया। होमवर्क सवाल दे रहे हैं, होमवर्क। ठीक है, वी इनपुट वी आउटपुट। ठीक है, ये निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फेज रेस्पॉन्स निकालना है। ठीक है, फेज रेस्पॉन्स निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल होमवर्क का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ग्राफ बना सको तो ग्राफ बना देना, दोनों ही, मैग्नीट्यूड ट्रांसफर फंक्शन का और फेज रेस्पॉन्स का ग्राफ है, बना देना। ओमेगा बराबर 0 पे, ओमेगा बराबर 1/RC पे, ओमेगा बराबर इनफाइनाइट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो सवाल है आपका होमवर्क सवाल है वो ही, ये 2 नंबर सवाल है, क्वेश्चन 2। ठीक है, इसमें आपके पास जुड़ा हुआ है कैपेसिटर C, यहाँ पर आपके पास जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस R। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर C वापस जुड़ा हुआ है। ये आपके पास V इनपुट है, और ये आपके पास V आउटपुट है। ठीक है, और इसमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, फेज रेस्पॉन्स निकालना है, फाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और ठीक है, और ग्राफ बनाना है।
ओमेगा बराबर 0 पे, ओमेगा बराबर 1/RC पे और ओमेगा बराबर इनफाइनाइट पे। ठीक, इतना आप नोट करके चलिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आया हुआ है IIT जैम, अगर शायद देखा है तो ये C हो गया, ये R हो गया, ये C हो गया। ये आपके पास IIT जैम 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 में भी आया हुआ है और इसमें से एक रिप्लेस कर कर R या C में से रिप्लेस कर कर 17 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नोट कर लिया हो तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।